नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं द काकरान इंस्टीट्यूट। आज हमने थोड़ा सा लेवल आपका लिए बढ़ाया है। धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे और टॉप लेवल के क्वेश्चन भी हम यहाँ पर आपको कराएंगे, ताकि पेपर का लेवल अगर भारी भी आ जाए तो भी आप क्वेश्चन करके आए। अगर हम इस पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है, एलसीएम 720 है। एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। सबसे पहले इन क्वेश्चन को आप अपने आप से करके देखें। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो मेरे कराने से पहले वीडियो को रोककर आप खुद करके देखें। अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो आप वीडियो का सॉल्यूशन देखें और फिर उसमें अपने आप को सुधार लें जहां भी आपने गलती करी थी। और जो लोग और अच्छी प्रैक्टिस में है वो क्वेश्चन को बिना देखे करने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 18, एलसीएम है 720। एक संख्या 72 है। देखिए, एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों ने आराम से पढ़ा होगा, लेकिन पहली बार मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। लेकिन आपको जिन्होंने पढ़ा है ये फॉर्मूला कभी नहीं लिखना, डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है। पहली संख्या हमको दे रखी है, एक संख्या दे रखी है 72। दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है। एचसीएफ हमको दे रखा है कितना, 18, और एलसीएम हमें दे रखा है 720। देखिए, जब चीजें गुना में होती है तो बराबर से उधर बटे में चली जाती हैं, तो दूसरी संख्या यहाँ पर रह जाएगी और ये हो जाएगा 18 गुना 720 बटे 72। देखिए, ये 72 से 72 कट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 1 और ये 0 आ जाएगी जू की तू। और 18 की गुना जब इस 10 में होगी तो ये कितना हो जाएगा, 180। इधर कितना बचेगा, सेकंड। यानी कि दूसरी संख्या जो है वो कितनी है, 180 है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है। जिन लोगों ने मेरे सॉल्यूशन कराने से पहले क्वेश्चन कर लिया था और उनका आंसर मेरे आंसर से मैच खा गया है, वो कमेंट में लिखेंगे विनर अपने आप को। ठीक है जी, तो ये हो गया है। अब आप डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे जब आप पेपर देने जाएंगे। देखिए, आपको ये सारी की सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि फॉर्मूला क्या लगेगा। अब आपको पता है एचसीएफ कितना दे रखा है, 18, एलसीएम है 720। अब एक संख्या दे रखी है तो उसको लिख देंगे बटे में, दूसरी संख्या निकल जाएगी। 72 से 72 कटेगा, कितना आएगा 10। 10 की 18 में गुना करेंगे 180, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 180। तो आपको आपका पेपर में सबसे मेन चीज है जो आपका टाइम है। टाइम आपको बचाते हुए चलना है। दोनों तरीके बताता चलाऊंगा, बेसिक वाले बच्चों के लिए भी और जो ऑलरेडी तैयारी में है उनको कैसे हवा में उड़ाना है उनके लिए भी। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो क्या दे रखा है, ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी दो व्यक्ति हैं, किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। पहले बेसिक वालों के लिए। बी अकेला वही काम कितने दिन में कर सकता है, बी अकेला वही काम 30 दिन में कर सकता है। ठीक है जी। काम हमें कोई दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। सबसे पहले कोई काम मान लेंगे। काम ऐसा मानो जो 12 से भी कट जाए, 30 से भी। आप कहोगे देखो जी 60 मान लो, माना पूरा काम जो है वो कितना है, 60 है। ठीक है जी। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, समता बराबर होता है कार्य बटे समय। समता बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। अब अगर 60 कार्य करना है, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 12 में, यानी कि समय जो है वो कितना है, 12। तो 60 को हम 12 से भाग देंगे तो 12 पंजे 60, यानी कि ए और बी की मिलाकर समता जो है वो कितनी है, 5 कार्य प्रतिदिन। ठीक है, कि ए और बी मिलकर 5 काम करते हैं एक दिन में, इन दोनों की समता आ गई। ऐसे ही इसको बी से कब भाग देंगे, 30 से इसको 60 को, तो कितना आ जाएगा, 2। यानी कि बी जो है वो अकेला एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2। तो अब हमारे पास दो चीज निकल कर आ गई। ए और बी मिलकर तो काम कितना कर सकते हैं, 5, और ये बी अकेला कितने कितना कर सकता है, 2 कर सकता है। तो यहां से हमारे पास ए की एक दिन की समता निकल कर आ जाएगी। 2 उधर जाकर घट जाएगा तो ए की समता कितनी आ जाएगी, 3। यानी कि ए जो है वो एक दिन में कितना कार्य करता है, 3 कार्य करता है। तो पूछा ये गया है कि अगर ए अकेला पूरे काम को करे तो कितने दिन में होगा। पूरा काम कितना है जी, पूरा काम है 60। ए की समता कितनी है, अगर समता बटे में जाएगी तो का समता बटे में जाएगी तो समय आ जाएगा यहां पर। तो 3 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, यानी कि कितना आ जाएगा, 20। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में खत्म कर देगा, 20 दिन में खत्म कर देगा। आंसर आपका इस तरीके से खत्म होने वाला है। अब वो लोग जो ऑलरेडी प्रैक्टिस में है वो क्वेश्चन को किस तरीके से करते, मैं आपको यहाँ पर साइड में समझा देता हूँ। देखिए, आपको पता है ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। वो अकेला कितने दिन में करता है, 30 दिन में। यहाँ आ जाएगा 60, 12 पंजे 60, 30 दूनी 60, 2 आ गया। 5 में से ए और बी जो है वो कितने हैं, 5 हैं। ये अकेला कितना है, 2। तो 5 में से 2 घटेगा, ए की समता कितनी आ जाएगी, 3। तो 60 बटे 3 डायरेक्ट काटेंगे, कितना हो जाएगा, 20। देखिए, आपको किसी को पेपर में समझाना तो होता नहीं है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आना है, एग्जामिनर को समझाना है सॉल्यूशन किस तरीके से आया है। आपको तो बस फटाफट से आंसर देना है। तो इसलिए जितना कम लिखोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। मैं तो इसको दिमाग में ही कर देता। देखिए, 12 पंजे 60, 5 आ गई,
30 दूनी 60, 2 आ गई, 5 में से 2 गई, कितने बचे 3। 3 से 60 को भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 20। लेकिन ये तभी हो पाता है जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छपा हुआ हो, तभी आप इस तरीके से क्वेश्चन कर पाएंगे। और मैं आपको लगातार प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये क्वेश्चन घूम घूम कर वापस आएंगे तो आपकी ये चीजें दिमाग में छप जाएंगी अगर आप पहली बार भी वीडियो देख रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो क्या क्वेश्चन है, एक व्यापारी 5 वस्तुएं 240 रुपए में खरीदता है और 8% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, पूछा गया है प्रति वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। लगभग में आपको आंसर देना है, यहाँ पर थोड़ी मिस प्रिंट हो गई थी इसलिए मैंने करेक्ट कर दी थी, ठीक है। 5 वस्तुएं कितने रुपए की हैं, 240 रुपए की खरीदती हैं। 240 रुपए की खरीदी, कितने की, 240 रुपए की खरीदी 5 वस्तुएं, ठीक है। 5 से इसको भाग दे देंगे तो 5 चौक 20, 5 अठे 40। एक वस्तु कितने रुपए की आ गई, 48 रुपए की। 240 की 5 है तो 5 से भाग दे दिया, कितना बचा, एक वस्तु कितने रुपए की खरीदी, 48 रुपए की खरीदी, खरीद लीजिए। अब अगर कितने का लाभ लेना है, 8% का लाभ लेना है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 48, ठीक है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, कब निकालना है, जब 8% का लाभ हो। देखिए 8% का लाभ कैसे लेते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि परसेंटेज हटेगी तो बटे में 100 आएगा। अगर लाभ दे रखा है तो जोड़ के लिख दो, 100 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 बटे 100। यानी कि अगर कोई वस्तु का डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य में डायरेक्ट गुना कर दो, किसकी, 108 बटे 100 की। देखिए अब इसको काटना नहीं है, बटे में 100 होगा ना तो जीरो से हमारे दशमलव लगाने में आसानी रहती है, इसलिए 48 की गुना डायरेक्ट किस में कर दो, 48 की गुना डायरेक्ट कर दो 108 में। तो पहले 40 की गुना कर लो, 0 8 चौक 32 और 4, ये तो कर दी 40 की गुना। फिर इस 8 की गुना करो, 8 अठू 64 और 8 एकम 8, इन दोनों को जोड़ देंगे, भाग दे देंगे 100 से, ठीक है। कितना आएगा, 4 6 और 2 8, 8 और 3 11, 5184 बटे 100। अब 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगी, यानी कि आंसर आ जाएगा 51.84 रुपए की बेचनी पड़ेगी। इसको लगभग में हम कितना लिख सकते हैं, 52 रुपए की बेचनी पड़ेगी। लगभग में आंसर 52 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, बिल्कुल सही आंसर। देखिए किस तरीके से मैंने क्वेश्चन कराया। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचे होंगे कि आपने तो 48 की गुना 108 में कैसे कर दी, हमें तो समझ में नहीं आई। देखिए मैं 48 को ऐसे देखता हूँ, 40 + 8 और इसकी गुना करनी है 108 में। तो पहले 8 की कर लो या पहले 40 की कर दो, एक ही बात है। 8 की गुना करेंगे तो 8 की गुना 8 में होगी 8 अठू 64 और 8 की गुना 1 में होगी 8 एकम 8 प्लस। फिर देखिए जब इस 40 की गुना इस 108 में करूंगा तो जीरो तो बाद में लगी जाएगी। 4 की गुना 8 में करो, 4 अठे 32, 32 जुगा तो लिख देंगे क्योंकि जीरो है, 4 एकम 4। इस तरीके से मैंने लिख दिया था। अब जोड़ने में बहुत आसानी है, तो मैंने जब इनको जोड़ा तो कितना आ गया, 5184, 100 से भाग दिया, 2 अंक बाद दशमलव लग गई, आंसर लगभग में कितना आ गया, 52 आ गया। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको कुछ कैलकुलेशन सीखने को मिली होगी और साथ में आपको क्वेश्चन करने का तरीका भी समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 7 24 25 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए एक ट्रिपलेट होता है 7 24 25, ये एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा, जब मैं आपको त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा कभी तो मैं आपको सारे ट्रिपलेट पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये एक पाइथागोरस प्रमेय से निकला हुआ ट्रिपलेट है, 7 24 25। सबसे बड़ी भुजा होती है 25, जिसे विकर्ण कहते हैं। आधार 7 मान लो, इसको मान लो 24, ये दोनों इधर उधर भी लिख सकते हैं। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है जी। तो 1/2 आधार की जगह 7 लिख देंगे, ऊंचाई की जगह कितना लिख देंगे, 12। तो 24 दे रखा है, 24 लिख देंगे। 2 से इसको काटेंगे तो 24 कटेगा कितनी बार, 12 बार। 12 की 7 में गुना करेंगे तो 12 सत्ते 84 आ जाएगा। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर आपका रहने वाला है। उम्मीद है समझ में आया होगा। जो थोड़े से स्मार्ट लेवल के लड़के हैं, जिनको ये सारी चीजें पहले से पता है, उनको देखो क्या क्या करना था। उनको कुछ नहीं करना, उन्हें डायरेक्ट लाइन लिखनी थी, 1/2 गुना 24 गुना 7। 2 से इसको काटते 12 बार, 12 सत्ते 84, आंसर डायरेक्ट लगा देते, खत्म आंसर, ठीक है। उनको किसी को लिख के नहीं दिखाना है कि क्षेत्रफल हमारा 1/2 आधार गुना ऊंचाई होगा। ये आप चीजें आपको लिखने से बचनी है। आपको तो देखते ही पता चल गया, 7 24 25 ट्रिपलेट दे रखा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला डायरेक्ट ये होगा। 25 नहीं आ सकता इस फॉर्मूले में, क्योंकि 25 सबसे बड़ी भुजा होती है और सबसे बड़ी भुजा इस फॉर्मूले में कभी लेंगे नहीं, ठीक है जी। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है,
यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक है। सबसे पहले 40% को हम सिखाते हैं। अपनी क्लास जब हम परसेंटेज से शुरू करते हैं हम, तो बेसिकली हम सबसे पहले परसेंटेज की चीज़ों पर काम करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर। जैसे कि हम बताते हैं कि 40% का मतलब होता है 2/5। हम तो डायरेक्ट बताते हैं, अगर एक संख्या दूसरी से अधिक है तो अधिक करके डायरेक्ट हम कितना लिख सकते हैं, 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। यानी कि अगर एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या जो है वो कितनी है, 7 है। ठीक है। अब आप सोचे होंगे 40% को 2/5 कैसे लिख दिया। देखिए 40 परसेंटेज हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा, 100। एक जीरो से कटेगी एक जीरो, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 4/10। अगर मैं इसे 2 से काट दूं, 2 दूनी 4, 2/5, तो हम इसे डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। इसीलिए हम डायरेक्ट ये चीज़ सिखा के चलते हैं ताकि हमारे बच्चे का समय जो है वो यहाँ पर बच सके। इस चीज को, समय को बचाने के लिए हम छोटी छोटी चीजों पर पहले ही काम करके चलते हैं, ताकि एग्जाम में समय का खेल है और समय पर हम काम करते हैं शुरू से लेकर अपनी क्लास में। ठीक है। अब हमें दे रखा था यदि बड़ी संख्या 70 है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से पहली और दूसरी संख्या में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे ये है जी 7। और क्वेश्चन में किसका मान कितना दे रखा है, 70। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो 7 यूनिट है ये किसके बराबर है, ये है जी 70 के। अगर मैं यहां से 1 यूनिट का मान निकालना चाहूं तो ये जो 7 है ये घूमकर बटे में चला जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10। तो 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 1 यूनिट है जी 10 के बराबर। कितने, 10 के बराबर। हमसे क्या पूछा गया है कि छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या कितनी है, 5 यूनिट। 1 यूनिट का मान अगर 10 है तो 5 यूनिट का मान निकालेंगे तो 5 गुना 1 यूनिट के मान की गुना कर देंगे, तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। ठीक है जी। डायरेक्ट देखते ही आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है। ये तो था उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं। अब जो बच्चे एडवांस लेवल पर करना चाहते हैं उनको डायरेक्ट यहां तक चीजें लिखनी थी। 40% 2/5, 2 जोड़ेंगे तो 5 से 7 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 7 यूनिट किसके बराबर दे रखी है, 70। इसका मतलब है 7 के आगे कितने जीरो लगा रखी है असलियत में, 1 जीरो। तो इस 5 के आगे भी 1 जीरो लगा देंगे तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाता, 50 आ जाता। ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। इससे शॉर्टकट तरीका इसका कोई भी नहीं होने वाला है। ठीक है। और इससे शॉर्टकट तरीका अगर करेंगे तो दिमाग में करेंगे। 40% का मान होता है 2/5, इसमें 2 जोड़ेंगे 5 से 7। 7 कितना दे रखा है, 70, यानी कि 1 का 10 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है। ये चीजें फिर आप दिमाग में करनी पड़ेंगी आपको। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यदि x का मान 12 है, y का मान 8 है, तो x² - y²/4 का मान क्या होगा। देखिए x² - y²/4। देखिए इस चीज को हम लिख सकते हैं x + y और x - y बटे में कितना आ जाएगा, 4। x² - y² जो होता है वो होता है x + y, x - y। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a² - b², तो ये होता है a + b और a - b। चाहता तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, मैंने इसे थोड़ा आसान कर लिया। x² की जगह 12 का स्क्वायर करता 144, 8 की जगह 64 करता, घटाता, मेरा आंसर तब भी आ जाता। लेकिन मैंने थोड़ा सा और आसान कर दिया। इसे x + y का मान कितना है, 12 + 8। 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 8 कितने हो जाएंगे, 20। बीच में यहाँ गुना का निशान होता है। x - y, 12 में से 8 घटा दो, कितने बचेंगे, 4/4। 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आ गया, 20। तो मेरा आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग अगर इस तरीके से करना चाहते होंगे तो डायरेक्ट 12 का वर्ग करेंगे। 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, देखिए x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे 12, तो x इसका क्या है, x का वर्ग है, यानी कि 12 का वर्ग, 12 का वर्ग होता है 144, माइनस y का वर्ग, y का मान कितना है, 8, 8 का वर्ग होता है 64/4। जब इसको घटाएंगे हम, देखिए 4 से 4 गए 0, ये कितना हो जाएगा, 8, और बटे में कितना बचेगा, 4। 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 0 आ जाएगी जो कि तो भी आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। दोनों तरीके से आप करना चाहें तो कर सकते हैं, दोनों तरीके से आंसर जो है आपका सेम रहने वाला है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, क्या दिया है, यदि एक राशि 3 वर्षों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1331 हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। 3 4 तरीके से हम बच्चों को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिखाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन सबसे आसान किस तरीके से होगा, देखिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। और चक्रवृद्धि ब्याज की जब हम बात करते हैं तो हम उसमें जोड़ के चलते हैं, तो 10 की कोई चीज कितनी हो जाएगी, 11। तो ए पहले साल में 10 रुपए कितने बने होंगे, 11।
दूसरे साल भी क्या हुआ होगा, 10 रुपए कितने बन गए होंगे, 11। ऐसे ही तीसरे साल भी क्या हुआ होगा, तीसरे साल भी 10 रुपए कितने बने होंगे, 11। तो ये तो आपका इधर मूलधन चल रहा है, और ये आपका 10 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज लगकर ये चल रहा है इधर आपका मिश्र धन, जिसको हम बोलते हैं अमाउंट। ठीक है जी, ये तो है इधर प्रिंसिपल, और ये इधर क्या है, अमाउंट। अब 10 की 3 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। और 11 की 3 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1331। आपको क्या दे रखा है, आपको अमाउंट दे रखा है 1331, यानी कि आपको मिश्र धन जो है वो कितना दे रखा है, 1331 दे रखा है। और हमारे पास भी कितना है, 1331। यानी कि हमारे हिसाब से जो 1331 आया है, क्वेश्चन में भी उसका मान कितना दे रखा है, 1331 ही दे रखा है। इसका मतलब 1 यूनिट का मान 1 है, यानी कि जो मूलधन हमारे हिसाब से आया होगा 1000 यूनिट, वो वास्तव में भी कितना होगा, वास्तव में भी 1000 ही रहा होगा। ठीक है जी, जब हमारा 1331 इस 1331 के बराबर आ गया है बिल्कुल सही, तो इसका मतलब हमारा जो 1000 है वो भी कितना होगा, 1000 ही होगा, यानी कि मूलधन कितना रहा होगा, 1000 ही रहा होगा। ठीक है जी, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जो बच्चे लगातार इन तरह के क्वेश्चन करके जाते हैं उनको तो डायरेक्ट देखते ही समझ में आ जाता है कि 3 साल 10% दे रखा है 1331, तो मूलधन पक्का कितना होगा, 1000। उनके लिए तो ये MCQ क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी कि देखते ही आंसर टिक। ठीक है, तो वही चीज आपको भी बिल्ड करनी है धीरे धीरे, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपके लिए ये सिर्फ MCQ बन जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, A और B की आयु का अनुपात 5:7 है। देखिए A और B है, इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 5:7। ठीक है, 6 वर्ष बाद, यहां से 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है जी, ये आपसे पूछा गया है, ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो बेसिक तरीका क्या है, इसको पहले x मान लो, इसको भी क्या मान लो, x। अब 6 साल बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 5x + 6, और इसकी हो जाएगी 7x + 6, यही हो जाएगी। भाई ए की जो आयु थी वो कितनी थी, 5x। 6 साल के बाद कितने हो गया इनका अनुपात, 3:4। तो 6 साल के बाद इसकी उम्र हो जाएगी 5x + 6, और इसकी हो जाएगी 7x + 6, 6 साल बढ़ जाएंगे। और अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 4 की गुना 5 में करेंगे तो 4 पंजे 20x, और 6 चौक 24। 7 की गुना 3 में करेंगे, 7 तिया 21x, और 6 तिया कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, तो संख्या को संख्या के पास ले जाओ, और x वालों को x वाले के पास। 21x में से घटा देंगे हम कितना, 20x, और ऐसे ही 24 में से कितना घटा देंगे, 18। तो यहां से कितना बच गया, x बच गया, और यहां से कितना बच गया, 6 बच गया। ठीक है, x का मान हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। हमसे क्या पूछा गया है, a की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। a की क्या पूछी गई है, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 5x का मान कितना हो जाएगा, 5x का मान हो जाएगा 5 × 6 यानी कि 30। 5 × 6 यानी कि कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत है। एक ऑप्शन को हम क्या लिख लेंगे, 30 लिख लेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30। इस तरह से क्वेश्चन आपका होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर 20% का नुकसान होता है। 1200 रुपए में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1200 रुपए, और 20% का नुकसान होता है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए पहले तो हमें क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य, और नुकसान कितना दे रखा है, 20% का। ठीक है, देखिए 20% का नुकसान का मतलब क्या होता है, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5 भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं 20% हटेगा तो बटे में 100। नुकसान के केस में हमें से घटाना है, 100 में से 20 गए, कितने बच गए, 80/100। यानी कि विक्रय मूल्य अगर हमें निकालना है तो क्रय मूल्य का डायरेक्ट कितना कर दो, 80/100 कर दो, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है हमें, 1200 दे रखा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, देखिए 1200 गुना, ये चीजें उधर जाकर उल्टी हो जाएंगी, 100 ऊपर चला जाएगा, 80 आ जाएगा नीचे। अब हमें कितने का लाभ लेना है, क्रय मूल्य हमारे पास निकल के आ गया क्या, बिल्कुल आ गया। अभी देखो मैंने कुछ नहीं काटा बेटा, अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ आपको। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 1200 गुना 100/80। अब हमें इस पे क्या लेना है, 20% का लाभ लेना है। अब अगर लाभ लेना हो तो लाभ लेने के लिए 20% को फिर अगेन ऐसे ही लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 20/100।
और इसमें कितना जोड़ देंगे, 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120/100। लाभ लेंगे तो जोड़ेंगे और नुकसान होगा तो घटाएंगे। ठीक है जी। तो अब क्रय मूल्य कितना था हमारे पास, क्रय मूल्य था जी 1200। 1200 को कितना था 80/100, सॉरी 100/80, 100/80 गुना, अब क्या कर देंगे 120/100 की गुना कर देंगे। देखो 100 से कट गया, 100 कट गया भाई। अब इस एक जीरो से काट दो, एक जीरो, और 8 से अगर मैं काट दूं, 4 से काटो पहले, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अभी नीचे कितना बचा है 2, 2 से इसको काट दो, 2 छिक 12, ये बच गया 600। अब 600 की गुना 300 में करेंगे तो 6 1800 रुपए। तो विक्रय मूल्य कितना रखना पड़ेगा, विक्रय मूल्य रखना पड़ेगा जी 1800 रुपए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको इतना बड़ा करना पड़ा ये क्वेश्चन, इससे पहले वीडियो जो मैंने ली थी उसमें भी ये क्वेश्चन आ गया था, तब भी मैंने आपको कराया था, यहाँ भी मैंने आपको करा दिया। अगर आपको एक लाइन में इस क्वेश्चन को करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे। देखिए जब भी आपको विक्रय मूल्य दे रखा हो, क्या दे रखा हो, विक्रय मूल्य, एक दे रखी हो हानि, और फिर कह रखा हो कि अगर लाभ लेके बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा, नया विक्रय मूल्य पूछ ले, तो इस विक्रय मूल्य को तो लिखेंगे ऐसा ही 1200 का 1200 ही। कितने का नुकसान है, 20% का। 100 में से 20 गए, कितने बचे 80, 80/100 उल्टा करके लिख दो, कितना लिख दो 100/80। ठीक है, वापस गए। ठीक है, फिर उसके बाद कितना दे रखा है 20% का लाभ लेना है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे, तो 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट लिख देंगे 120/100। समझे आप मेरी बात, कि जब हम नुकसान की बात कर रहे हैं तो नुकसान में आपको क्या करना है, नुकसान में आपको उल्टा लिखना है कि 100 में से 20 गए तो कितने बचे 80, तो हमने लिख दिया 100/80। ठीक है, लाभ में हमें लाभ को ऊपर रखना है और 100 को क्या रखना है नीचे। ठीक है मेरी बात। हुआ कैसे, आपको सारी चीजें मैंने समझाई है, क्योंकि ये हमने क्या निकाला है क्रय मूल्य, हमें ये क्या दे रखा था विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर जाते हैं तो उल्टा करके लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि 20% का नुकसान था, 100 में से 20 गए 80, तो 80 को मैंने नीचे लिखा, 100 को लिखा ऊपर। और जब हमारे पास अब क्रय मूल्य आ गया निकल के, अब हमें क्या निकालना है, 20% का लाभ लेने के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा, तो अब हम जुकातू लिख देंगे। 20% का लाभ का मतलब है 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, तो 120 ऊपर और 100 नीचे, 100 से कट गया 100। ठीक है, कट्टा फिट्टी करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। एक लाइन में आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, और लोग करते भी हैं, जो लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं इन क्वेश्चनों में, जो बार बार प्रैक्टिस करके अब इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अब उनको सिर्फ एक लाइन लिखनी है और आंसर देना है। ठीक है, तो आपको भी उसी तरीके से मुझे ट्रेंड करना है, ताकि आप भी इस तरीके से आंसर दो। दो संख्याओं का अंतर है 48, एक संख्या दूसरी संख्या, इन दोनों का अंतर है 48, उनका एलसीएम दे रखा है 240। यदि छोटी संख्या कितनी है 40, तो बड़ी संख्या पूछिए। अब मुझे पता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, और छोटी संख्या कितनी दे रखी है 40, ये किसके बराबर है 48 के, तो ये बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 40 उधर जाकर जुड़ जाएगा, तो ये कितने आ जाएगी 88, कितने आ जाएगी भाई 88, तो बड़ी संख्या डायरेक्ट 88 आ गई। इसमें एलसीएम का तो कुछ भी इस्तेमाल करने को नहीं मिला, ये आपको ऐसे ही दे दिया एक्स्ट्रा घुमाने के लिए, डायरेक्ट आंसर तो आपका यहीं खत्म हो गया। ठीक है, तो हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक थैली में 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात 3:5 है, कुल धनराशि 36 है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये 36 नहीं, इसको आप काट के लिखो 39, तभी आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो आंसर दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, लेकिन ये 36 की जगह आप क्या लिख लो इसको 39। कैसे, देखो अब हमारे पास 50 पैसे के और 1 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, और उनका अनुपात हमें दे रखा है 3:5। ठीक है, अब अनुपात को हम एग्जैक्ट बनाएंगे पहले। मान लो ये तो है 3x सिक्के, और ये कितने हैं जी 5x सिक्के। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 5x, और 50 पैसे के कितने हैं 3x। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, कुल धनराशि कितनी है 39 रुपए है, रुपए में दे रखी। अब ये तो 5x सिक्के कितने रुपए के हैं 1 रुपए के, तो ये टोटल रुपए कितने हो गए, ये टोटल रुपए हो गए 5x प्लस। अब ये 3x जो सिक्के हैं ये 50 पैसे के हैं, अभी 50 पैसे के सिक्कों को रुपए में बदलना पड़ेगा आपको। ये तो ऑलरेडी 1 रुपए के सिक्के हैं, तो ये तो रुपए में ही आ गया डायरेक्ट। ठीक है, 5x की गुना 1 रुपए में कर दी तो ये आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि 50 पैसे के सिक्कों को अगर रुपए में बदलना है तो डायरेक्ट किससे भाग दे दो, इसे 2 से भाग कर दो, या कह सकते हैं कि 50 पैसे के सिक्के को अगर हम रुपए में बदलेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2।
लिख सकते हैं। तो 3x की गुना कर दो 1/2 में, तो ये हो जाएगा 3x गुना 1/2। तो भी हम क्या लिखेंगे, 3x/2 ही लिखेंगे। ठीक है, तो या तो ऐसे कह दो कि 2 से भाग दे दो, डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते कि आपने 5x की गुना तो 1 में कर दी कि टोटल सिक्के इतने हैं, 1 रुपए के हैं, तो 5x की गुना कर दिए तो 5 रुपए हो गए पूरे के पूरे। ठीक है, लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं 2 से भाग दे दो, इसलिए मैंने समझाया कि भाग ना दो भाई आप 3x में किसकी गुना कर दो, 1/2 की गुना कर दो। ठीक है जी, ये हो गए टोटल रुपए। तो ये तो हो गए 3x/2 रुपए, ये हो गए 5x रुपए। और टोटल रुपए हमारे पास थैले में है कितने, 39। ठीक है जी, अब 2 बटे में आएगा, 2 की गुना 5 में होगी तो ये होगा 3x प्लस के 2 पंजे 10x बटे में 2 बराबर हो जाएगा 39। अब 10 3 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 13x/2। और ये किसके बराबर है, 39 के। 2 की गुना इधर हो जाएगी तो और इधर हो जाएगा 13x, तो हो जाएगा 13x बराबर 39 गुना 2। अब देखो 13 तिया 39, 3 बार कट गया, यहाँ कौन रह गया, x। और 3 की 2 में गुना हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, 6। x का मान हमारे पास कितना आ गया, x का मान हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, क्या पूछा गया है हमसे कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब 1 रुपए के सिक्के कितने थे, 5x, तो 5x का मान निकाल देंगे, x का मान है 6, तो आंसर आ जाएगा 30। कितना आंसर आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। ये बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, आप इसकी 1-2 बार लिख के खुद से प्रैक्टिस करके देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 18 घंटे में कर सकता है। ठीक है जी, ए किसी कार्य को 18 घंटे में कर सकता है। ए 18 घंटे में कर सकता है, बी 12 घंटे में कर सकता है। तो काम मान लो जो दोनों से कट जाए, 36 ले लेते हैं। 12 से कितनी बार कटेगा, 12 तिया 36, और 18 से 18 दूनी 36। यानी कि ए की समता तो कितनी आ गई, 2, और बी की समता जो है वो कितनी आ गई, 3। ठीक है जी, टोटल काम कितना माना है, टोटल काम जो है वो कितना है जी, 36। ठीक है, उसने कहा ए 6 घंटे काम करके चला गया। अब हम ये निकालेंगे ए ने 6 घंटे में कितना काम करा। ए 1 घंटे में कितना काम करता है, 2 काम करता है। और कितने काम करा उसने, 6 घंटे तक लग के किया, तो 6 दूनी 12। तो ए ने कितना काम कर दिया, टोटल 12 काम कर दिया, और ए काम छोड़कर चला गया। टोटल काम कितना था, 36। 36 में से 12 काम किसने कर दिया, ए ने। तो बाकी बचा काम कौन करेगा, बी। तो बाकी काम है कितना, तो 36 में से अगर मैं 12 घटा दूं तो बाकी कितना काम बच गया, बाकी बच गया 24 काम। और ये 24 काम जो है वो अकेला कौन करेगा, बी। और यही पूछा है कि बे इस शेष काम को कितने समय में करेगा। अब हमें पता है बी की क्षमता कितनी है, 3, के बी हर घंटे 3 काम करता है। तो 24 काम करने में इसे 3 अठे 24, 8 घंटे का समय लगेगा। ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा आपका 8 घंटे। कहीं नहीं दे रखा है तो ऑप्शन में गड़बड़ है, एक ऑप्शन को हम लिख लेंगे 8 घंटे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी 120 किलोमीटर की दूरी पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटा फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, औसत गति ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे है कि ए मैन कवर 120 किलोमीटर हाफ एट 40 किलोमीटर प्रति घंटा एंड हाफ एट 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड पूछी है कि आधी जो है, आधी 120 में से आधी जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। औसत गति पूछी है। जब से भी आपसे ऐसी पूछी जाए एवरेज स्पीड, और आपको टोटल कोई भी डिस्टेंस दे दी जाए, और ये दिया जाए कि आधा तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, आधा 60, या यानी कि आधी आधी दूरी दे दे और स्पीड दे दे, तब आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाना है, 2 गुना पहली स्पीड गुना बाद की स्पीड बटे पहली स्पीड और बाद की स्पीड, और आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, तो 2 गुना 40 गुना 60 बटे 100, 2 जीरो तो 2 जीरो कटेंगी, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, इसकी आपको यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है जी, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं तो ये क्वेश्चन कैसे बनता, देखो पूरी दूरी जो चली वो कितनी है, 120, आधी दूरी 60 किलोमीटर जो दूरी चला वो 40 की रफ्तार से, और 60 किलोमीटर जो दूरी चला वो 60 की रफ्तार से। ठीक है, तो एवरेज स्पीड आपकी इस तरीके से निकलेगी कि कुल दूरी ऊपर रखेंगे, फिर आधी आधी स्पीड जिस चाल से चली उसको नीचे, जैसे कि 60/40 प्लस 60/60, 60 से 60 कट के कितना आ गया 1, ये हो जाएगा 120/1
इसको काटेंगे 20 दूनी 40, 20 या 60, 3/2 प्लस के 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है 120/2 ही कम 2, और ये 3 जुड़ेगा 5/2। ये 2 घूम के ऊपर जाता है, ये हो जाएगा 120 गुना 2/5। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और 24 दूनी फिर कितना आ जाएगा 48। तो फिर भी आंसर आपका कितना आ जाता 48 आ जाता। ऐसे आप कर सकते थे। ठीक है, बेसिक तरीका यह है करने का, शॉर्ट तरीका आप इस तरीके से कर सकते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से क्वेश्चन को करके आइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, x का 25% y के 40% के बराबर है। ठीक है, x का 25% यानी कि 25/100, y का 40% यानी कि 40/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये बच गया x गुना 25 बराबर y गुना 40। तो 5 पंजे 25, 5 अठे 40, तो ये बच गया 5x, ये हो गया 8y। तो x और y को ऐसे रख लेंगे, y घूमकर यहाँ आ जाएगा बटे में, और ये 8 इधर रह जाएगा, इधर से चला जाएगा 5/में। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। x का मान हमारे पास कितना आया है 8, और यहाँ कितना दे रखा है 240। इसका मतलब है जिस चीज को हम 8 कह रहे हैं वो किसके बराबर है 240 के। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, तो 8 से इसको काट देंगे, 8 या 24, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 3। y कितना आया था हमारे हिसाब से 5, तो 5 यूनिट का मान जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 गुना 1 यूनिट का मान कितना है 30, गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150। तो y का जो मान है वो कितना आ जाएगा 150। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर आपका रहने वाला है। उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते थे, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सोचेंगे इस तरीके से तो सभी हम भी कर देते, और कैसे कर सकते थे ये देखिए आप। डायरेक्ट क्या करते, क्या कि परसेंटेज से कट गया परसेंटेज, क्या बच गया x का 25 बराबर y का 40। ठीक है, x y घूम के यहाँ आ गया, और ये 40 और ये 25 चला गया यहाँ। ठीक है जी, अब जाओ तो काट सकते थे, 5 पंजे 25, 5 अठे 40, आगे की चीजें बिल्कुल जो कि तू लिख रखी है, तो यहाँ पर आप 1-2 स्टेप बचा के चल सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हो कि 8 का मान कितना दे रखा है हमें 240, तो 8 तिया 24, 1 का मान कितना आ गया 30, 30 की डायरेक्ट इसमें गुना कर दो, 5 तिया 15। तो आंसर देखो बिल्कुल इतने से में आपका खत्म होने वाला है। मेन फर्क है आप लिखते कितना है। ठीक है, यही आपका मैटर करती है क्वेश्चन में आप कितना समय लेकर जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है, क्या है ए बी से 50% अधिक है। पहले तो 50% अधिक का मतलब देख लो, 50% का मतलब होता है 1/2, और बात अगर अधिक की हो रही है तो ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे, यानी कि 1 अगर 2 है तो दूसरा है 3। ठीक है, क्या दे रखा है ए जो है बी से 50% अधिक वेतन लेता है। कौन अधिक लेता है ए, यानी कि अधिक वेतन लेने वाला ए है, और कम वेतन लेने वाला कौन है बी। ठीक है, उनका कुल वेतन कितना है 7500। अब हमें पता चल गया ए और बी जो हैं वो हमें दे रखे हैं 3 और 2। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कुल वेतन आ जाएगा 5, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 75,000। दोनों का जोड़ का वेतन कितना दे रखा हमें 75,000। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल दो, 5 से इसे भाग देंगे तो कितना आएगा 5 एकम 5 बचे 2, 5 पंजे 25, 15,000 बार कट जाएगा ये। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 15,000। पूछा क्या है ए का वेतन कितना होगा। अब ए कितना है 3 यूनिट, तो डायरेक्ट क्या कर दो 3 की गुना कर दो, तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 15,000 में 3 की गुना कर देंगे, 3 गुना 15,000 यानी कि 45,000 रुपये। ठीक है जी, तो डायरेक्ट कितना आंसर आ जाएगा 45,000 रुपये। फिर से मिस्टेक, 45,000 होना चाहिए था, 45,000। अगली बार से हम ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन में कोई भी मिस्टेक ना हो। मैं पर्सनली चेक कर ले करूँगा, जब भी हमारी नई पीपीटी बना करेगी मैं एक बार चेक कर करूँगा ऑप्शन सही तो दे रखे हैं या नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने आपको सारी चीज़ें एक एक चीज़ें लिख कर बताई हैं कि किस तरीके से चीज़ें हुई हैं, और अगर ऑप्शन गलत भी था तो वो भी मैंने सही कर दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो में दिया गया कंटेंट समझ में आया आपको, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो कमेंट करके बताएं, हम उसको भी सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपके पास आती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।